मैं अगर कहता हूं कि राष्ट्रपति, तो भाई राष्ट्रपति होगा, अगर राष्ट्रपति है तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कहां पे लिखा है, उसका चुनाव कैसे होगा, कौन तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति है। अब ये क्वेश्चन बनता है आपके दिमाग में। तो आगे हम देखते हैं कि ये कहां लिखा हुआ है। सबसे पहले देश किसके हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं संविधान में राष्ट्रपति के बारे में होना चाहिए कि राष्ट्रपति कौन होगा, कैसा होगा, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितने उम्र तक वो शासन करेगा, ठीक है, कार्यकाल कितना होना चाहिए, निर्वाचन की पद्धति क्या हो, सारी चीजें होंगी। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए संविधान में जो अनुच्छेद 52 है, ठीक है, उसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। आप क्लियर है कि संविधान ने बता दिया कि भाई 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है कि देखो राष्ट्रपति है, लेकिन वो जितना कार्यपालिका शक्ति है उसके पास, राष्ट्रपति के पास जितना एक्सिक्यूटिव पावर है, कार्यपालिका शक्ति है, ठीक है, वो आर्टिकल 53 में कहा गया है कि जितनी कार्यपालिका शक्ति है उसका उपयोग वो कैसे करेगा, अपने स्वयं करेगा और अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा वो अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेगा। अब यहां पे ये समझिए कि कार्यपालिका किसे कहते हैं, ठीक है। कार्यपालिका किसे कहते हैं, जो कार्य करा रहा है उसी को तो कार्यपालिका कहेंगे। मान लीजिए विधायिका है, कानून बना दी, ठीक है, कानून बन गया, उसे लागू कौन कराएगा, उसे समाज में कौन लागू कराएगा, कौन इंप्लीमेंट कराएगा। मैंने अगर कोई कानून बना लो, दहेज लेना गुनाह है, ठीक है, उसकी सजा है, ये जो भी है तय हो गया, तो समाज में इसको लागू भी तो कराना होगा। वो कौन कराएगा, वो यही कार्यपालिका कराती है। ये जो कार्यपालिका है यही काम कराती कि जो विधि बन गई है विधायिका से, उसे देश में समाज में कैसे लागू होगा, ग्राउंड लेवल पे उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, यही कार्यपालिका का काम है। और वो कौन कौन करेगा, तो वो कह रहा है कि देखो राष्ट्रपति वो हर जगह जाके नहीं कर सकता, तो राष्ट्रपति के क्या होंगे, अधीनस्थ जो है पदाधिकारी होंगे, मतलब जॉब करने वाले होंगे। तो जॉब वो जो पदाधिकारी होंगे कौन होंगे, वही होंगे आईएएस, आईपीएस, डीएम, कलेक्टर, पुलिस, यही सब तो होंगे ना, यही तो कराएंगे ना। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हम पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री, ये सारे इस कार्यपालिका में आते हैं, जो कानून जो बनता है उसे लागू कराते हैं, ठीक है। तो कार्यपालिका के बारे में आप समझ गए, ठीक है। अब एक बात बताइए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, कैसे चुनाव होगा राष्ट्रपति का, ठीक है। भाई कोई ना कोई तरीका होगा। मान लो भारत में कई लोग होंगे जो राष्ट्रपति बनना चाहते होंगे, कैसे तय होगा कि कौन राष्ट्रपति होगा। तो उसके लिए संविधान के 54 में आर्टिकल 54 में कहा गया है कि निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अब ये निर्वाचक मंडल से आप क्या समझ रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा। मतलब कि जो निर्वाचक मंडल होंगे, मतलब जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे वो कौन होंगे, तो वो उसके बारे में बोला गया है कि संसद के निर्वाचित सदस्य, देखो शब्दों को पकड़ो, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं ले सकते इसमें भाग, सिर्फ वही ले सकता है भाग जो निर्वाचित है, ठीक है। मतलब जो लोगों के द्वारा चुन के आया हुआ है वही इसमें भाग ले सकता है। निर्वाचित का मतलब जो चुनाव प्रक्रिया के द्वारा संसद में पहुंचा है, जिसे लोगों ने मत देकर, वोट देकर संसद में भेजा है, वही इसमें भाग ले सकता है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक है।
दूसरा चीज, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। राज्यसभा का निर्वाचित, राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा का जो सदस्य होगा वो, लेकिन विधान परिषद में जो होगा वो नहीं ले सकेगा। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं ले सकता। राज्य विधानसभा में जितने सदस्य आते हैं, देखो एक चीज ध्यान रखो, राष्ट्रपति पूरे देश का है, ठीक है, तो राष्ट्रपति अगर पूरे देश का है तो राष्ट्रपति का चुनाव भी पूरे देश के लोगों को मिलकर करना चाहिए, ठीक है। तो जब पूरे देश के लोगों को मिलकर करना चाहिए, तो अब यहां कह रहा है कि भैया निर्वाचक मंडल करेगा, मतलब निर्वाचक मंडल मतलब राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य, और संसद और विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको चुन के कौन भेजता है? पूरे भारत के लोग चुन के भेजते हैं, ठीक है। तो एक तरह से अगर ये किसी एक राष्ट्रपति को चुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने क्षेत्र से उस राष्ट्रपति, अपनी क्षेत्र की जनता की तरफ से उनको वोट दे रहा है। तो मतलब वो जो जनता है वो किसको वोट दे रही है? राष्ट्रपति को वोट दे रही है। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा दोबारा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सिर्फ जनता जो चुन के भेजेगी वही लोग इसमें चुनाव में भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के। अब मैंने कहा कि मनोनीत सदस्य नहीं कर सकते। मनोनीत सदस्य क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि राष्ट्रपति जो है किसी को मनोनीत किया है तो वो किसी जनता के द्वारा तो चुन के नहीं आया है। तो जब वो जनता के द्वारा चुन के नहीं आया है तो वो जनता का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहा, वो व्यक्ति जो सांसद है, चाहे क्या नाम है, जो राज्यसभा में है, ठीक है। तो अगर वो नहीं कर रहा तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। इसी तरह से विधान परिषद में, जो विधान परिषद होता है, द्वितीय जो सेशन होता है स्टेट में, उसका क्या होता है कि वो जो है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन के नहीं आते हैं, इसलिए वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। क्लियर है आपको क्यों नहीं ले सकते? विधान, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में विधानसभा है, देखो मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो एमएलए होंगे वो चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन विधान परिषद में जो होंगे वो नहीं लेंगे। विधान सभा वाले क्यों लेंगे? क्योंकि वो जनता के द्वारा चुन के आए हुए प्रतिनिधि हैं, तो इसलिए वो इसमें भाग लेंगे। लेकिन जो एमएलसी होते हैं, ठीक है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, वो जनता के द्वारा चुनकर नहीं आए होते हैं, बल्कि वो किसके द्वारा चुन के आते हैं? शिक्षक के द्वारा, निगम पार्षद के द्वारा, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के लोगों के द्वारा चुन के आते हैं। तो वो पूरी तरह से जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसलिए